नमस्कार, मैं प्रियंवदा सिंह कथक क्लब में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है लय और ताल, जिस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं जयपुर घराने की एक वरिष्ठ गुरु एवं बेहद ही खूबसूरत कलाकार श्रीमती गीतांजलि लाल जी। तो आइए इनसे जानते हैं लय और ताल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को। प्रणाम दीदी। जी नमस्कार। नमस्कार सबको। दीदी, आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे जितना पता है आपके बारे में कि आपने संगीत की शुरुआत क्लासिकल शास्त्रीय गायन से की थी, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया नृत्य में आने के लिए? संगीत नृत्य सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। बिल्कुल। पर मेरी बचपन से ही मैं नाचती रहती थी, बहुत छोटी थी तब से। और मेरी कभी दादी के सामने, कभी मम्मी के सामने, कभी जो भी कोई आ गए चाचा मामा, सबको मैं ऐसे करके दिखाती थी। पता नहीं क्या करती होंगी वो, मुझे नहीं मालूम। पर सबको पता था कि मैं बहुत डांस का मुझे बहुत शौक़ है। इट केम नेचुरली, क्योंकि उस ज़माने में ना टेलीविज़न था, ना मैंने कोई मूवी देखी थी, ना मैंने कोई डांस किसी का देखा था। पर मैं ऐसी छोटी सी थी, 3-4 साल की, तब से नाचती रहती थी। मतलब कुछ भी संगीत सुन रही हूँ, या हमारे घर में तो संगीत चलता ही रहता था। तो वो शायद पिछले जन्म का था या क्या कहूँ मैं। तो मेरे का शौक़ मुझे बचपन से नृत्य का रहा है, और गायन का तो था ही, क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक शास्त्रीय गायक थे। उस्ताद फैयाज खान साहब आगरा घराने के उनके शागिर्द थे, रजनीकांत देसाई। मैं बड़ौदा की हूँ, गुजराती। तो संगीत तो था शायद, तो इसलिए मैं नाचती रहती थी। पर एक फॉर्मल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, वो मेरी 6 साल की उम्र में शुरू हुई रोशन कुमारी जी से। अच्छा। मुंबई में। जी। अच्छा, तो दीदी जैसे आपका नृत्य में रुझान था, आपने उसमें आपने सीखना शुरू किया, तो आप हमें कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि तब से अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा, आपका खुद का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से कैसा रहा है? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले जब सीखना शुरू किया या कुछ साल करते रहे, पर मन में ऐसा नहीं था कि आगे जाके क्या परफॉर्मर बनना है, प्रोफेशनली, क्योंकि मेरे पिताजी का मन था कि मैं एक गायिका ही बनूं। तो उस पर ध्यान उन्होंने नहीं दिया कि उसको डांसर बनाना है या ऐसा कुछ नहीं। ना ही मेरे मन में ऐसा कुछ था कि आगे जाके क्या करना है, क्योंकि अवेयरनेस जो आजकल के बच्चों में है वो तो नहीं थी कि क्या करना है। बस शौक़ था, हम सीखे जा रहे थे। और 9 साल की उम्र में रोशन दीदी ने मुझे एक प्रोग्राम, सबसे पहला प्रोग्राम करवाया पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी के सामने। तो मेरा पहला प्रोग्राम था स्टेज पर, कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के। तो तब से एक शौक़ जग गया, स्टेज पे खड़े होकर नाच रहे हैं, कॉस्ट्यूम पहना है नया, तैयार हुए हैं, ऑडियंस है, ताली बजा रहे हैं। तो वो एक मन में एक उमंग आई और करने की। उसके बाद दीदी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई होंगी, आई एम श्योर, कि परफॉर्मेंस करने में या लोगों का भी नज़रिया, और अभी तक में आपको ऐसा क्या लगा है कि बहुत बड़ा चैलेंज रहा है आपके लिए, जिससे आप आगे आए? हाँ, चैलेंजिंग तो रहा, क्योंकि सोसाइटी तो एक्सेप्ट नहीं करती उस ज़माने में, तो और बिल्कुल भी नहीं। जब मैं सीखती थी तो मैं ये बात मैं अपने क्लासमेट स्कूल में भी नहीं शेयर कर पाती थी, क्योंकि इट वॉज लुक डाउन अपॉन ना, कि हाँ गुजराती में हाँ डांस करे से, मतलब हाँ कि डांस बापरे क्या, मतलब ये तो गजब ही हो गया। मतलब जबकि मैं सीख ही रही थी, स्टेज की तो बात ही दूर। तब भी ये था कि अरे डांस मतलब नहीं करना, कोई भी नहीं। हाँ, स्कूल में भी होता था, तो गाने की क्लासेस होती थी स्कूल में, एक टीचर थे वो गाना सिखाते थे, पर डांस क्लास सच कहीं नहीं थी, स्कूल में भी नहीं थी। फिर भी आपको ऐसा नहीं लगा कि लोग डोमिनेट कर रहे हैं तो छोड़ दो,
कुछ ऐसा? नहीं, मैं तो सीख ही रही थी, सीखना ही, मतलब सालों तक मैंने सीखना ही समझा। ये तो मुझे मेरी स्कूलिंग ख़त्म हुई, उसके बाद भी ग्रेजुएशन भी की, तब तक भी मुझे नहीं मालूम था कि मैं डांसर फुल टाइम बनूंगी, करियर लूँगी। पर आई वॉज इन टू थिएटर, आई यूज्ड टू डू थिएटर, बहुत सारे प्लेस किए, फिल्म में भी काम किया, डांस भी किया, लेकिन एक फोकस नहीं था। पर रियाज में ऐसा करती थी जैसे कि कल ही प्रोग्राम हो। हाँ, ये बहुत लगन थी, बस ये करने की लगन थी। और वो इट वॉज डेस्टिन्ड फॉर मी टू बिकम अ डांसर, फुल टाइम डांसर। इट हैपेंड, यू नो। मतलब सीखते सीखते ही आपको बढ़ते बढ़ते ही रास्ते मिलते चले गए, खुलते चले गए। जी जी, बहुत अच्छा दीदी। अच्छा दीदी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत, आप जब भी उसके बारे में सोचती हैं तो आपको लगता है ये मैंने एक बहुत अच्छा खुशी मिलती है कि ये चीज़ मैंने अचीव की है या ये काम किया है, तो मुझे इस बात से बहुत प्राउड है, ऐसा कुछ? अचीवमेंट तो एक के बाद एक मिलते गए। जी जी। मान सम्मान, रिकग्निशन, अवार्ड्स, इतने सारे शागिर्दों को सिखाना, शागिर्दों ने नाम किया, जिसमें मेरा बेटा अभिमन्यु लाल, जी जी, बहू विधा लाल, जी जी, और ऐसे कई नाम हैं, अभिनव मुखर्जी है, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग, ज्योति मनराल, सीमा, बहुत महेश, बहुत सारे बच्चे थे जो मेरे से अच्छा सीखे, अच्छा किए, फिर में अच्छा नाम किए। तो आपको खुशी मिलती है कि आपके शागिर्द? बहुत खुशी मिलती है मुझे, उससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं है। बहुत खूबसूरत बात है दीदी। तो दीदी, जैसे आपकी जर्नी अभी है और हम ज़रूर ये कामना करेंगे कि आगे भी आप बहुत अच्छा काम करें, बहुत ज़्यादा। कुछ आपके ऐसे खास प्रोडक्शंस, कुछ कोरियोग्राफी जो कि आप हमसे बताएं कि आपको उसके बारे में सोचने से मतलब कैसे आपके अंदर विचार आया और आपने कैसे उसको किया? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल कर रही हो तुम, अच्छी बात कर रही हो, क्योंकि इट्स लाइक अ बेबी, यू नो, कि आपको कुछ प्रोडक्शन की वो स्क्रिप्ट आती है आपके सामने, तो पहला दिन, जब भी रिसेंटली भी मैंने एक प्रोडक्शन किया, पर ऐसे जब स्क्रिप्ट सामने आती तो क्या होगा, कैसे होगा, यू नो, जब शुरू होके जब वो बन जाता है प्रोडक्शन और आप देखते हो सब बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इतने म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक बना या सब बन के तैयार, इट्स लाइक योर बेबी, यू नो, कि अरे ये कैसे तैयार हो गया, मतलब मैं खुद ही सोचती मैंने कैसे बना दिया, है ना। क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव वर्क, यू कैन नॉट प्लान कि इट्स नॉट पेन पेपर लेके बैठ गए, फिर ये लिखना शुरू किया कि अब ये करेंगे, अब ये ताल लेंगे या टुकड़ा लेंगे, नहीं, वो जो मूड बनता है उसका, सब सामने खड़े हैं और वो बनता जाए, वो ईश्वर की कृपा है, मैं बहुत मानती हूँ। बिल्कुल, माँ सरस्वती को उनका वरदान है कि बस बनता जाता है। और आई नेवर से कि ये मैंने बनाया, मुझे हमेशा लगता है कि बस ऐसे हाथ जोड़ती हूँ, उनका वो आ जाता है, वो देता जाता है ईश्वर। बिल्कुल, इट्स रियली क्रिएटिविटी इज़ नॉट योर्स, यू नो, इट्स गॉड गिफ्ट। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, हाँ, तो कुछ क्रिएट हो जाता है, बनता रहता है, कोई भी हो, आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, कभी तालीम तो होती है, एक प्रोसेस है ना तालीम का, यू लर्न सो मच ओवर द इयर्स, संगीत सीखना, ताल लय की बात सीखना, अभिनय सीखना, टेक्निक सीखना, रियाज करना, गुरु की इज्जत करना, मतलब सब ईश्वर की आराधना करना, सब मिलके जब बनते, धीरे धीरे यू कम टू अ स्टेज व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग। पहले से तो अपनी, जब आपके पास इतना कहते हैं ना, बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा हो जाए, देन यू स्टार्ट योर पेंटिंग, यू नो, आपके पास रेड कलर भी है, ब्लू भी है, ऑरेंज भी है, ये सो एवरीथिंग इज अवेलेबल, बिल्कुल, इन द प्लेटर। Then you choose कि which color to use, then you start drawing, painting. तो आपके पास वो अवेलेबल स्टॉक तो होना चाहिए ना, समझ, सूझबूझ, तालीम, आपका अपना रियाज, then only the stage comes. बिल्कुल। तो दीदी, जैसे हम सभी जानते हैं कि आपको गायन में बहुत अच्छा, आपका आपने शुरू से सीखा भी और आपका खुद का भी बहुत इंटरेस्ट है उसमें,
तो आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? अच्छा, हाँ, मैंने विधिवत क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम, वोकल म्यूज़िक की तालीम ली है। मैंने तबला भी सीखा है जी दीदी, और मैंने संतूर बजाना भी सीखा है क्योंकि वाइल आई वाज इन श्रीनगर आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम JNK यूनिवर्सिटी श्रीनगर। तो सब वही मैं कह रही हूँ ना कि आपके पास सब कुछ हो, कलेक्शन। हाँ, सीखे तो बहुत सारे राग सीखे हैं, बंदिशें सीखी हैं। कोई भी राग छेड़ दो तो मुझे बंदिश याद आ जाएगी, हाँ मेरे पिताजी ने ये सीखा है। और मैंने कई बंदिशों को लेकर नृत्य संरचना भी की है जी। उसमें बहुत हेल्पफुल हो जाता। जब मैं सीखती थी तब मुझे नहीं मालूम था कि ये सब मैं किसी दिन मुझे काम आएगा। ये सब बंदिशें जो अचानक एक स्टेज आया जब मुझे वो सब दिखने लगी कि पिताजी ने ये सीखा, मेरे को तो ये भी आता है, ये भी आता है। तो सब आपने उससे कॉम्पोजिशंस बनने लगे क्योंकि उसमें हर रंग है, हर मूड है, हर बंदिशों में हर राग का अपना अपना मूड है, रस है, अलग अलग भाव है। ऐसे एक दो चीज़ें सिखाती हूँ। चलो हटो जाओ जाओ सैया, नहीं बोलूँगी नहीं बोलूँगी नहीं बोलूँगी, चलो हटो जाओ जाओ सैया। प्रेम पिया तुम अपनी गरज के, प्रेम पिया तुम अपनी गरज के, जिया की बात नहीं खोलूँगी नहीं खोलूँगी नहीं खोलूँगी, चलो हटो जाओ जाओ सही। तुम भी तो डांसर हो, समझ सकती हो कि ऐसी बंदिशें मिले तो अपने आप मूड आ जाता है ना। और उसको नृत्य के साथ में अपने आप भाव से हम करके उसका ये कर सकते हैं। बहुत सुंदर दीदी, आप बहुत अच्छा गाते हैं। सोनी राग में है बंदिश। तो दीदी जैसे हम सभी अब जान चुके हैं कि आप गायन, वादन, नृत्य तीनों ही क्षेत्र में आपकी बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छी पकड़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों ही विधाओं में एक चीज़ जो कॉमन है वो है लय और ताल। बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें कि लय, जिनको जो इस शब्द से परिचित नहीं है, तो आप कुछ लय के बारे में बताना चाहेंगे कि लय क्या है? लय जैसे कि सब जानते ही हैं, लय एक सूत्र में बंध जाता है, एक सांस का डोर। आपकी सांस भी एक लय में चलती है। ऐसे नहीं कि जब सब बहुत घबराए हुए हैं, दौड़े हुए हैं, व्हेन यू आर नॉट नॉर्मल तब तो आप ऐसे करेंगे, बट अदरवाइज व्हेन यू आर नॉर्मल सिटिंग काम एंड क्वाइट, तो एक उसकी भी लय बंधी हुई है। सांस की एक लय है, दिल की धड़कन की एक लय है, पूरी सृष्टि की एक लय है, पूरे सारे सीजन्स की एक लय है। जब तक प्रलय नहीं आता तब तक एक लय बनी हुई है। बिल्कुल। सब पूरे ब्रह्मांड की एक लय बनी हुई है। उसी लय में हम पैदा हुए हैं। ताल संगीत का प्राण है, कहा जाता है कि ताल संगीत का प्राण है। जैसे आलाप हुआ, मैं एक उस पर किस्सा भी सुना हुआ, फिर बाद में और बताती हूँ, थोड़ा हंसा, मज़े वाला। कि बहुत साल पहले ना मेरी चाची थी, तो उनको ज़्यादा संगीत का नहीं पता था, तो मेरे पापा उसको कहे, क्या तू औरंगज़ेब जैसी, ज़रा जा सुन के आ, ज़रा ये वो किनका प्रोग्राम है बॉम्बे में, रंग भवन में जाओ, इनका था शायद निखिल बैनर्जी का। कहा है ज़रा सुनो, ज़रा जाओ तो पता लगे क्या है संगीत। तो उनको भेज दिया, तो अपने भाई के साथ वो चली गई मेरी चाची। वो सच्ची कहानी है, बाद में तो उस तरह के जोक बनते गए। और वो बैठे हैं बहुत देर तक, वो आलाप कर रहे हैं, वो साथ में तबले पे बैठे हैं शांता प्रसाद जी। अच्छा। और वो कर रहे हैं, मतलब वो जो सुर, मतलब आलाप जोड़ चल, वो ऐसे ऐसे तबले पे याद रखा। वो कह रही है
वो तबले वाला कह रहा नहीं बजाऊंगा नहीं बजाऊंगा। और खैर एनी में वो जोड़ झाला सब खत्म हुआ, और उसके बाद जब तबला शुरू हुआ हाँ। तो वो लोग कहाँ बाहर जाने वाले थे कि चल चल बहुत देर हो गई। जब उन्होंने शुरू किया कह रहे कि वाह, उसके बाद क्या मज़ा आया, वो ताल, वो जो तबले की थाप चली हो, तो उस पर बाद आनंद आ गया उनको। क्या? एक लयबद्ध हो गई चीज़। तो वो तो सच्ची बात है, जब वो रिदम साथ में होता है तो बच्चा बच्चा नाच झूमने लगता है, नाच, ये सच्ची बात है। तो मज़े के लिए मैंने सुना ये बात। तो जब जैसे ताल शुरू हुई, लय शुरू हुई, रिदम शुरू हुई, तो आनंद आ जाता है। संगीत के साथ लय ताल के बाद खिलवाड़। जी, मतलब किसी भी संगीत में लय उसकी गति है और ताल उसका एक अंग। हाँ, वो तो ताल में तो बंधा हुआ है ना कि ताल तो एक टाइम साइकिल है, बंधी हुई भी। 3 ताल है तो 16 मात्रा है, कैरवा है तो 8 मात्रा है, अलग अलग। जब ताल है 10 मात्रा है, तो टाइम साइकिल है। बट एक आम आदमी के लिए तो एक नॉर्मल जो रिदम चलता है वही है ना, बस उसी में आनंद लेते हैं। उसमें टेक्निक में फिर समझ बूझ उसकी, अगर उस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है तब जाके आपको उसकी इंट्रिकेसी को समझना, उसमें कैसे कैसे रंग भरते हैं अलग अलग छंदों के, तो उसका आनंद आप तभी ले सकते हैं थोड़ी बहुत उसकी समझ हो। वरना आम आदमी के लिए तो एक कोई छंद, जो छंद भी देखो ना अलग अलग है ना, 6 मात्रा का, 7 मात्रा का, जातियाँ जो बनी, मिश्र जाति, खंड जाति, यही तो, चीज, हाँ, यही बात मेरा हाँ, अगला सवाल था दीदी कि जैसे लय भी कई प्रकार की होती है और ताल भी कई प्रकार के होते हैं, तो आप उसके बारे में भी कुछ बताइए हमें। मतलब जैसे लय के भी डिफरेंट वे होते हैं, एक ही लय में हम काम नहीं करते, चलते नहीं हैं, तो उसका भी एक प्रकार है, और ताल के भी कई प्रकार होते हैं। तो उसमें आप हमें कुछ बताइए कि लय कितने प्रकार की होती है या कैसे कैसे उसको बरतते हैं, क्या है कुछ भी। तो जो छंद की बात है ना, जो छंद चलते हैं वो आम आदमी भी उसका आनंद ले सकते हैं, है ना। जैसे दिन दिन दा दिन ना दिन ना दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन ना तक दिन ना दिन दिन दा दिन दा दिन दा 1 2 3 1 2 3, वो आम आदमी के लिए छंद बन गया। बिल्कुल। उसको हम ताल में करेंगे तो ताल में बांधेंगे तो जैसे एक ताल में दिन दिन दा तक तू ना कत्ता धक तक धीना दिन दिन दा तक तू ना कत्ता धक धीना दिन, है ना। बिल्कुल। और चौताल करेंगे तो गंभीर थोड़ा हो गया धा, वो तो वही मैंने कहा ना, एक तालीम के बाद ही उसका आनंद ले सकते हैं। धा धा दिन दा धा, उसमें आपको ये छंद नहीं मिलता, लेकिन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। छंद इसमें नहीं मिलेगा आपको, दिन दिन दा तक तू ना कत्ता धा तक धीना, इसमें आपको ये छंद मिला। तो वो क्या दादरे का छंद अलग चीज़ है, जी जी, है ना जी। तो ताल अलग चीज़ है, उसका स्वरूप अलग है, उसमें 2 मात्रा कटे चौताल में। दा दा दिन दा दा दिन दा टिट दा गद्दी गिन धा, इसलिए तो 12 मात्रा की 2 ताल बनने का क्या मतलब था, वरना क्यों 12 ही तो मात्रा है, लेकिन उसका छंद इसमें आपको रूप दिखता है, चलने का तरीका। बिल्कुल। तो तभी तो आपको जो भी कॉम्पोजिशन करनी है तो आपको पता लगता है कि मुझे इसमें चौताल लेनी चाहिए या एक ताल लेनी चाहिए। हाँ। उसके साथ साथ आपको कौन सी लय में वो ताल चाहिए, है ना, उसकी रिक्वायरमेंट। कॉम्पोजिशन में हर चीज़ आपको कब क्या रिक्वायर्ड है, तो जरूरत स्पीड हमें क्या रखनी चाहिए। हाँ, किसी भी चीज़ की। हाँ, लय मतलब हाँ, टेम्पो। जी, टेम्पो। जी बिल्कुल दीदी। तो दीदी जैसे किसी भी हम नाचते हैं, हम गाते हैं, तो उसमें लय हम बरतते ही हैं। तो कभी भी कोई कॉम्पोजिशन करें या कुछ करें तो उसके पीछे कौन सी लय होगी, क्या मूड होना चाहिए, तो इसका भी कुछ आप हमें आइडिया दीजिए कि क्या कैसे उसको सोचा जाए कि अगर हम कुछ कंपोज कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या ताल होनी चाहिए, ये आप कैसे किस इस पे सोचते हैं। हाँ, जैसे छंद, फिर से वही बात करूँगी कि अगर आपको कोई कॉम्पोजिशन करनी है, कोरियोग्राफ करना है, यहाँ पे आपको जैसे दरबार दिखाना है, या राजा का आगमन है, या वो उस तरह का मूड है, थोड़ा गंभीर और
वीर रस दोनों में आ जाती बात हो। जैसे धमार ले लिया, का धी ट धा ग धी, तो राजा जो आएंगे तो राजा तो ऐसे चुलबुले तो नहीं आएंगे ना, बिल्कुल गंभीर जैसे उनके साथी सब आए, उनको सम्मान दिया, सब बैठे, क धी ट धा ग धी ट धा ग धी ट धी, बैठो सब लोग, हाँ ग धी ट धा ग धी, इस तरह के हो तो लय भी वैसी हो गई। अब कुछ और बातें बतानी हो, जैसे बारिश की बात है, घटा छाई है, तो उसमें दृग न घेर घुमंड करि धित्तान धागे तिट धागे न धा, दृग न घेर घुमंड करि धित्तान धागे तिट धागे न धा, घन ननन गहरात दामिनी धागिड़ तक धुमगिड़ तक दा तिट दान दा तिट दा। तो ये आपका साथ का छंद हो गया। तो सिचुएशन के हिसाब से ये आपका बन गया रूपक जी। फिर वही बात करूँगी। अब साथ के छंद में भी आपको पखावज की ताल मिलेगी, तेवरा, धा दिन दा टेटे कत गदिगिन धा दिन दा टेटे कत गदिगिन धा दिन, तो उसका थोड़ा गंभीर रूप आ गया। अब यहाँ को आप साथ का छंद लेना है तो आप ये नहीं लगा सकते, दाती दादी नाना का देता कत्ता किड़दाता देता कत्ता के नाना कत्ता कत्ता धाते धा, है ना। मतलब कुछ भी क्रिएट करने के लिए पहले तो मूड उसका रस समझना, स्वभाव समझना उसका। और सही कह रहे हैं आप कि कलेक्शंस होंगे तो हम उसमें से कुछ छांटेंगे, छांट के उससे। तो पखावज की ताल हो गई। अब पखावज बजनी चाहिए कि यहाँ तबला बजना चाहिए कि ढोलक बजना चाहिए कि हमें सिर्फ मंजीरा ही चाहिए, उसमें भी तो छंद है, ताल है। बिल्कुल भजन करेंगे तो आप उसको मंजीरा इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो दीदी आप मतलब सिंबल व्हाट आई मीन टू से, कहीं अगर कोई ना समझे तो हाँ, बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को मतलब अंत में कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे कि लय ताल के विषय में अगर उनको कुछ प्रैक्टिस करनी है या उसको समझना है तो ऐसी कोई बात कि उनके लिए आसानी हो? हाँ, देखिए, आप अगर नृत्य की बात करें तो सारे बोल जो भी आप सीखते हैं उसको ताल देखकर बोलने की रियाज बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बोलों को कंठस्थ करने के बाद आपने ताल देकर नहीं सीखा तो वो तब तक आपके गुरु का ही है, आपके पास नहीं है। द मोमेंट यू प्रैक्टिस एंड वो ताल दे के आपने पढ़ंत कर दिया तो वो आपका हो गया, वरना वो तब तक गुरु जी के पास ही है, आपका नहीं है। बिकॉज आप यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर वॉट एवर यू लर्नड, उस पर कमांड नहीं है। तो कई लोग बच्चे सीखते हैं तो उनको सिर्फ एक मात्रा और दो मात्रा है ना, बीट धा दिन धा तिट धा, और पूरा क्योंकि ब्रह्मांड ये एक और दो मात्रा के बीच में बिल्कुल है ना। सिर्फ ये दो मात्रा में आपने उसका जो समय है वो आपने 4 में गठा कि 2 में गठा कि 5 में गठा कि 7 में गठा कि 9 में गठा, ऐसे जी, है ना जी। तो वो उससे फिर छंद तो बन गया, लेकिन वो एक मात्रा और दो मात्रा के बीच में फिर वो अगर 4 मात्रा है तो कोई बोल आपका बीच में से उठा तो आधी मात्रा से उठा, कोई क्वार्टर में उठा और कोई पौने में उठा। तो एक मात्रा के बीच में पूरा एक मात्रा होने के लिए क्वार्टर है, हाफ है और 3/4 है, फिर 1 है, उसके बाद 1.25, 1.5, पौने 2, तब बनी वो पूरी मात्रा। तो उसकी समझ, तो उसके लिए आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए इसके बीच में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे चक्रदार तोड़ा है या तिहाई है जिसमें 2 का गैप आए, इस तरह की जो बंदिशें होती, तो वहाँ दूसरे पल्ले में अक्सर बच्चे लड़खड़ा जाते हैं, वो नहीं हो पाता। तो मोटी मोटी एक तिहाई जैसे दूसरा पल्ला जब उठता है तो उस वक्त
कहाँ ताली पड़नी, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे ताते तीता आते तीता ताते तीता आते तीता ताते तीता आते तीता धा तीन धा एक दो ताते तीता आते तीता ताते तीता आते तीता ताते तीता आते तीता धा तीन धा एक दो ताते तीता आते तीता ताते तीता आते तीता ताते तीता आते तीता धा तीन धा। तो दूसरा पल्ला कहाँ से, सीधी सीधी थी है ये, ताते तीता आते तीता ताते तीता आते तीता, तो उसमें गड़बड़ा। तो वो जगह पहले क्या है, ताते तीता आते तीता ताते तीता आते तीता ताते तीता आते तीता दा तीन दा एक दो ताते तीता आते तीता ताते तीता आते तीता ताते तीता आते तीता दा तीन एक दो ताते तीता आते तीता ताते तीता आते तीता ताते तीता आते तीता दा तीन दा। जी। तो वही मैं ताल दे के अपने कब्जे में, अपने काबू में हर बोल को कर देना चाहिए, तो लय पक्की होती है। और लय पक्की होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, वादन हो। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम ज़रूर चाहेंगे कि इस सब्जेक्ट में आके हमसे अभिमन्यु भैया भी बात करें, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि वो आके इस विषय में बोलें। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करूंगी श्री अभिमन्यु लाल जी का, जो एक स्वयं कुशल नर्तक हैं। तो स्वागत करते हैं श्री अभिमन्यु लाल जी का। हेलो, नमस्ते। प्रणाम भैया। भैया आज का जैसा कि हमारा विषय है लय और ताल, तो हम ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि आम दर्शक जो हैं उनके लिए लय और ताल क्या है। आप अगर उसके बारे में हमें कुछ बोलें तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक आप बिल्कुल सही जगह पे बैठे हैं, इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि मम्मी का हर जो तिहाई से तिहाई बनना, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। और ये लय ताल तो जो जिसकी समझ में नहीं आता वो बाकी फिर मैं उसको बोलता हूँ कैप्सूल नाच का। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर लय और ताल को जब तक आप खुद नहीं एंजॉय करेंगे, दर्शक नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ तक। तो सबसे पहले आपको उसका आनंद लेना है, वो अपने आप आनंद लेंगे, जिसे रस की उत्पत्ति कहते हैं। तो आपको ज़्यादा महसूस करना है, और आप महसूस करेंगे तो ऑडियंस आपकी बहुत अच्छे से समझेगी। शुरुआत में जैसे भैया किसी भी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं आप, तो आप हम सभी जानते हैं कि आप एक गुरु हैं, तो उनको कैसे उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जाए और उनका क्या फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ को समझें शुरुआत से ही, कि लय उनके अंदर आए। क्योंकि नॉर्मली हम नहीं परिचित होते हैं, भले हम कोई भी चीज़ एक लय में कर रहे हो, सांस ले रहे हो, मगर जब तक उस चीज़ को तो वो कैसे, उसका क्या टेक्निकली समझना। हाँ, टेक्निकली। यही तो काम है गुरु का, कि बच्चे को कितनी भी मुश्किल चीज़ हो, आपको कई तरीके से हमको समझाना पड़ेगा आपको। जैसे अब 1 साल तक तो बच्चे को तत्कार सिखाते हैं, फिर उसके बाद में दूसरे साल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं तिगुन। सो वो जो तिगुन जहाँ पे आता है वहीं पे समझ में आ जाता है कि बच्चा लय में है या नहीं है। तो और बच्चे को मैच कराना तबले के साथ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक सेकेंड ईयर 1 साल तो लगता है बच्चे को हमें समझने में, जी। कि बच्चे में ये बात है कि नहीं है। अगर वो मैच नहीं कर पा रहा है तबले के साथ, वहीं समझ में आता है। दूसरी बार जब तिगुन समझ में नहीं आती है, तो तिगुन जैसे मैंने सीखा था तो मुझे भी समझ में नहीं आई थी। तो वो तरीका जिस तरह से गुरु आपको समझाता है, जिस तरह से मम्मा ने मुझे बताया, फिर जातियों का आप किस तरह से उपयोग करते हो। कहते हैं लय जाति बोल जाति दोनों का ज्ञान जब तक ना हो, उपज नहीं कर सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही ना। जब उपज करते हैं आजकल, तो मैंने देखा आजकल क्या शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ कि उपज कर रहे हैं, लेकिन उपज की पढ़ंत भी हो रही है। जी बिल्कुल। तो उपज कहाँ हुई? हाँ, वो तो फिक्स हुआ ना। तो बच्चों को समझाने के लिए आपको तरीके बहुत सारे आने चाहिए। जैसे अभी मम्मी ने बोला कि एक और दूसरी ताली के बीच की जो जगह है, उस जगह में कितने सारे छंद बन सकते हैं, तो उसको समझने के लिए जातियों का आना बहुत ज़रूरी है। और तिगुन से ही शुरुआत होती है किसी भी बच्चे की लय को जानना या उसको समझाना। तो ये गुरु का दायित्व है। और अगर गुरु पूरी कोशिश कर ले और बच्चे को फिर भी नहीं आ रहा है, तो फिर हार मान लेनी चाहिए। तो भैया आप हमें कुछ ऐसा सुनाना चाहेंगे छंद से, जिसमें मुख्यतः लय का काम हो रहा हो, जिससे आपको कोई, आपके जहन में कोई ऐसी बंदिश हो, कुछ ऐसा? बंदिशें तो खैर बहुत सारी हैं, जातियाँ बहुत सारी हैं, और इनमें बहुत सारा खेल भी खेलते रहते हैं हम लोग। ऐसा ही कुछ शाम को खास करके मम्मी के साथ। तो अब जैसे मम्मी ने तिहाई बनाई थी, हमने एक शो किया था
भरतनाट्यम के जो जितने म्यूजिशियन हैं हमारे साथ थे, हमारे जो म्यूजिशियन हैं वो भरतनाट्यम आर्टिस्ट के साथ थे, तो उसमें मम्मी ने तिहाई बनाई थी तक दिमी तकिट तक कदिमी तकिट तक आधा, इसमें जो जातियाँ जा रही हैं। मम्मा एक बार बोलो। दिन दिन ना तक दिन ना तक कदिमी तकिट तक कदिमी तकिट तक आधा, तक दिमी 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 तकिट तक कदिमी तकिट तक आधा। दिन दिन ना, क्या बात है, दिन बहुत ना, सुंदर। दिन ना, दिन ना। हाँ, तो इसमें इस बोल को करने में भी, क्योंकि दूसरा पल्ला बिल्कुल ऑफ जा रहा है, तो उसको करने में जो आनंद आता है ना, वो लयदार और आदमी फिर कर करते सकता है। करते सहज बन जाता है सहज बन जाता हाँ, वो जगहें भी समझ में आ जाती हैं। है। जी जी वो सहज लगने लगता है। और जब आपको सहज लगेगा तो जैसे अभी मैंने ने कहा कि ऑडियंस भी उसका आनंद लेते हैं। बिल्कुल। आप ही खुद घबराए हुए होंगे तो फिर तो ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा। Exactly. यू हैव टू एंजॉय। बिल्कुल वो जो एंजॉयमेंट है ना, वो बिल्कुल। लय के साथ वो जो जॉय है, जब तत्कार भी करते हैं, परन भी करते हैं, तो वो जो एक आनंद है, जी वो जो बहुत सुंदर आनंद है वो लय का। कुछ भैया हमें कुछ जातियों की कुछ चीज़ें बताइए जिसमें छंद बने और कई जातियाँ एक में आए, कुछ बताते हुए उसका। ये भी बहुत बहुत पसंद है मुझे। हाँ। जैसे धा गे टी ट क त ता की ट ता गे न ती ट क त ग दि गी न ना गे ति ट तक तक धूम किट तक धूम किट तक धत्र क धिकिट धत्र क धिकिट धूम किट तक धूम किट तक धेत्ता धगत तक तक नग दर कतान घेन 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 तदा धगत तक तक नग दर कतान घेन 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 तदा धगत तक तक नग दर कतान घेन 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 तदा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो भैया आपको आप जैसे इस स्टेज पे आके आपको आपके जहन में तो लय और ताल की एक अलग ही परिभाषा होगी। एक मैं स्टूडेंट लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, तो अब आप कुछ क्रिएट करते हैं तो आप क्या सोचते हैं, मतलब बोलों से, लय से, ताल से, आप किस तरीके से उसका आपके जहन में क्या रहता है कुछ भी कंपोज करने से पहले? सबसे पहले तो कर कौन रहा है उस पर डिपेंड करता है। कर कौन रहा उसको है। एग्जीक्यूट आप कोई किसी बच्चे से आप करा रहे हो तो फिर देखना क्या होना पड़ेगा कि चाहिए। हाँ वो क्या कर सकता है। हाँ, अगर कोई बच्चा बहुत स्मार्ट है तो फिर तो जातियों से, छंद से खेलने में बहुत मज़ा आता है। अब कुछ बच्चे हैं जो बहुत सिंपल सा नाचते हैं तो उनके लिए सिंपल चीज़ है। आई थिंक ये भी हमने ही गुरु से ही सीखा है। फिर भी कोई कॉम्पोजिशन जैसे आपको बनानी हो भैया, हम्म। कुछ कंपोज करना, कुछ कैसे कोरियोग्राफ करते करना, तो उसके लिए आप कुछ क्या सोचते हैं, कैसा है? थीम पे डिपेंड करता है। जैसे अभी भी हम सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं पे कुछ हम कर रहे हैं, तो अब उसमें हम बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं दिखा सकते। अब तो आपको थीम को सोचना है कि उस थीम को किस तरह से आप हाईलाइट सजाना करेंगे, है। उसको सजाने की बात आप ज़्यादा करें। थोड़ा टुकड़ा नाचना है भाई, तराना नाचना है, तो जाहिर सी बात है तैयारी आप दिखाओगे। बिल्कुल। तो कविता को किस तरह से उसको आप उनकी कविता को समझते हो और उस हिसाब से उनके हस्तक, उनके मूवमेंट्स, उसका म्यूज़िक, शब्दों के हिसाब से राग का चयन, ये सारी चीज़ें सोच के फिर, और यही इसीलिए कहा जाता है कि कथक डांसर को गाना, तबला, इन सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ यहाँ पे काम आती है कि आप क्या लिखा है कवि ने और इस पे क्या राग और कौन सा ठेका सूट करता है। सबसे पहले फिर यही आता है ना कि अब इतना सुंदर उन्होंने लिखा है, जी जी, तो मैं उसको किस तरह से कौन से राग में बांधूं। सबसे पहले तो ये आता है कि वो कविता क्या रही है। बिल्कुल। तो ये सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भैया अभी हम दीदी से बात कर रहे थे, तो देखिए दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो एक ही घर के हों, चाहे वो एक ही गुरु के हों। तो आपको क्या ऐसा फ़र्क लगता है कि आपके सोचने में और दीदी के सोचने में, या आपके सिखाने में, या आपकी समझ में? अच्छी सवाल कर मतलब ऐसा क्या फ़र्क है आपको ऐसा लगता है, हाँ, जिसमें सही- दीदी भी आपको अप्रिशिएट करती हो? हाँ, इसकी तैयारी। जैसे हमने भैया आपको देखा है कि आपका रोज कथक केंद्र में जाके क्लास के पहले घुंघरू बांध के मैं शुरू रियाज हो करता जाना। हूँ, हाँ। तो ऐसा मेरा जो सवाल था। आई थिंक वही ना, सोच तो सबकी अलग होती है। बिल्कुल। और अब उसमें यही देखें, मैं कहते हैं जब मैं रियाज करता हूँ, जब घर पे रियाज करता हूँ तो मैं रियाज कर रहा हूँ और मैं बहुत ठीक है, मैं पूरी ग्लोबली में नाचता भी हूँ, बहुत सब बहुत बढ़िया है। जी।
और मैं जब स्टेज पे होता हूँ तो मैं कमांड भी करता हूँ, ऐसा ना, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई म्यूजिशियन। तो उसको रूल करना आर्टिस्ट का वही, जब आप स्टेज पे खड़े हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप अपना हुनर दिखाएंगे। लेकिन जब मैं घर में रियाज करता हूँ ना, तो मैं अपने गुरु का दिमाग तो नहीं नाच सकता ना, कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो आप, कुछ भी कर लो। वही मेरा सवाल है, तो क्या है वो चीज़, क्या तो है? वो चीज़ मैं जब खड़ा होता हूँ रियाज करने, और जब मुझे कोई चीज़ बताती है तो ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ, क्योंकि उस समय आप जब आप गुरु के सामने खड़े हो तो फिर आपको गुरु का दिमाग आप कैसे नाच सकते हो जब तक कि आप उसको अच्छे से समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना 13 साल तो हम कथक केंद्र में ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद भी हम सीखते रहते हैं। लोग इसको मानने को तैयार नहीं। भाई 13 साल में क्या होता है, मैंने किसी नेता को बोला था, वो नेताजी खड़े हो गए थे, भाई ऐसा क्या सिखाते हो 13 साल, 4 साल में तो बच्चे IAS बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज़ है कि आप गुरु का दिमाग नहीं नाच सकते हो जब तक कि गुरु से लोगे नहीं। तो सोच भले हमारी अलग हो, लेकिन जब इनके सामने मैं खड़ा होता हूँ तो एक शागिर्द की तरह, हाँ बिल्कुल, उस समय आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को, बिल्कुल, और आपको समझना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है। आप कितना भी कर लो, कितना भी तैयार देन ओनली यू ग्रो ना। जब एक आर्टिस्ट अपना ये मन रखता है, ये ध्यान में रखते हैं ये बात, तो अभी आप ईश्वर आपके साथ होता है, तभी आपका नाम होता है, आप आगे बढ़ते हो। बिल्कुल, ये तो है। सरेंडर जब तक हम गुरु के सामने नहीं करेंगे तो ग्रोथ तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो कुछ ऐसा आप अपना वाकया हमसे शेयर करेंगे भैया कि आपको दीदी ने कुछ बताया हो कि ऐसा करना वैसा करना, और आपने जाके कुछ अपने मूड से किया हो, मगर उसके बाद दीदी ने अप्रिशिएट किया हो आपको कि ये चीज़ अच्छी, बार बार। हाँ है। इनफैक्ट जब मैंने मेरा पहला परफॉर्मेंस जब मॉरिशस से वापस आए थे, वहाँ पे 4 साल थे, और 4 साल मैंने वहाँ बहुत रियाज़ किया। और 97 में जब मैं कथक केंद्र ने मुझे इनवाइट किया, तो एक यही वाली परन धक 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 नक धक कतान, तो इस कतान में मैं कुछ ज़्यादा ही उछल गया, और ये जंप मैंने शुरू की 97 में। उसके बाद कथक के प्रचलन में आया, सब बहुत उछल रहे हैं, बड़ा अच्छा उछल रहे हैं। तो वो जब मैं उछला तो दूसरे दिन कमानी सभागार में सेमिनार भी हुआ, तो उस सेमिनार में मुझे खड़ा करा गया और मम्मा बैठे थे, सारे हमारे म्यूजिशियन भाई बैठे थे। तो मेरे से सवाल किया चेयरमैन श्यावरन जलान जी ने कि कल की तुम्हारी वो परन बहुत अच्छी लगी, तुमने ढलांग बहुत बढ़िया लगाई है। तो हमारी रेवा दीदी हैं, वो भी थी तब कथक केंद्र में। फिर कुछ शागिर्द भी थे, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बोले, नहीं हमारे गुरुजी भी करते हैं पर आपने बहुत ज़्यादा लगा दी। तो जिन he was young at that time, energy, full of energy, तो वो जो उछला तो कुछ बहुत ही ऊंचा हो गया। तो उस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बात किया। तो वही कहावत है ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। और वो चीज़ कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। वहीं पे रेवा दीदी ने भी बोला बेटू थोड़ा सा जंप ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने कहा दीदी मेरे गुरु ने सिर्फ ढलांग के लिए थोड़ा सा एक पैर उठा के ढलांग बताया, लेकिन जोश में मैं उछल गया। लेकिन अभी मैं 25 का हूँ, 35 तक अपने आप कम हो जाएगी। तो ये चीज़ कहते हैं गुरु तो आपको 50% देता है, 100% तो आपको करना है, आपको करना है। बिल्कुल, उनको ध्यान में रखते हुए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जैसे हमने दीदी से भी एक जाना कि वो आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से प्रैक्टिस करें कि उनकी पकड़ मजबूत हो लय पे और ताल पे। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि नेचुरली कि आपका कुछ अलग ही हमें जानने को मिलेगा आपसे। हाँ, मैंने जैसे मैं भी अगर रियाज करता हूँ तो मैं अभी भी अपने आप को समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो लय और ताल के दायरे में रह के ही जो भी करना है इसी में करना है हमको। तो रियाज का तो भाई एक मशीन का, अब जैसे आजकल मोबाइल में सारे ऐप अवेलेबल हैं, तो आप उसको लहरे पे जब आप करती हैं रियाज, तो मैंने अक्सर मैं बोलता भी हूँ अच्छा कि वो एक मशीन है, वो चल रही है, वो धुन बजा दिया है और बार बार वही रिपीट हो रहा है अब, लेकिन वो मशीन है। और आप अपने मूड में जब आप नाचते हो तो आपकी लय इधर उधर होती ही है। तो उस लय को समझने के लिए आप उस लहरे पे जो भी जितनी भी जातियाँ हैं, बोल जाति, लय जाति, ये सारी जातियों का उस लहरे पे आप अगर रियाज करते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है कि मैं कहाँ आगे निकल जा रहा हूँ या पीछे आ जा रहा हूँ। तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक अगर आप सच में लय और ताल को समझना चाहते हैं
तो जो भी आप सीखें अपने गुरु से खुद एक्सपेरिमेंट करें, और उस लहरे पे या ताल माला पे जब आप प्रयास करें तो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। और लहरे को अगर नहीं ले रहे आपको किसी का सहारा, तो आप खुद लहरे को मन में गुनगुनाइए, और आप उसके बाद उस क्षण सिर्फ तत्कार मत करिए, अलग अलग जातियों को आप करते रहिए। तो ये तो ज़िंदगी भर का है, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते इसको। और आप रोज़ इसका अभ्यास करें, और आप देखिए रोज़ आपसे गलतियाँ होंगी, और रोज़ आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे। और बिल्कुल सही बात है कि एक दायरा बना देता है नगमा जो है, उसी के अंदर ही हमें चलना है, और यही हमें मंच पे सपोर्ट करता है। बिल्कुल, हमें को संभालना है। साइकिल भी दिखा दिया और बिल्कुल लय भी दिखा दी। बिल्कुल, आप तबले के साथ सम पे आ गए मंच पे, लेकिन अगर लहरे के साथ में नहीं आए तो आप दोनों गलत हैं। लहरा सही है, जबकि गलती लहरे की होगी, हो सकता है। हाँ। सही बात। लेकिन वो कान में संगीत है ना, वही जी संगीत तो कहाँ जाएगा वो। जी तो लगता है कि वो बाद में उसने मुंह बजाया बाद में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा भैया, हमसे आपने बात किया, आपने समय दिया हमें, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो नहीं, पर मैं ये भी कहूँगी कि कभी ऐसे बेताले आ भी गए तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि फिर से क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो नहीं पता कि सम पे आया कि नहीं आया। तो मेरी एक ये भी राय है कि ये कभी ना गए कि फिर से। हाँ, क्यों बताना है ऑडियंस को कि नहीं आया। गो विथ फ्लो। हाँ बिल्कुल, आनंद लो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत शुक्रिया भैया। तो ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनसे हमने जाना लय और ताल के विषय में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।